पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीति के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थितियां हो गई हैं, क्योंकि कल 12 तारीख का दिन है और 12 तारीख को बिहार में एनडीए गठबंधन को फ्लोर टेस्ट में पास होना है। पास होंगे या फेल होंगे ये कल फाइनल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। एक के बाद एक नए नए घटनाक्रम में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उन स्थितियों में ये सब कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधायकों को गया लेकर के पहुंची हुई थी, वहां पर गया में 2 दिन तक रखने के बाद अंततः आज देर रात तक सभी विधायक वापस पटना लौट आएंगे। वहीं जदयू की अगर बातचीत की जाए तो जदयू के कई विधायकों को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चली। संशय बरकरार था कि आखिरकार नीतीश कुमार के साथ वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हालांकि जो सूचनाएं प्राप्त हैं उसके अनुसार कई विधायकों का जमावड़ा पटना में लग चुका है। कल जाएंगे और बहुमत का जो आंकड़ा है उसे साबित कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और खुद नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। विशेष चर्चा आज हम करेंगे गेम बड़ा में। हमारे साथ बाबा फोन लाइन पे जुड़े हैं, हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी जुड़ेंगे। इन दोनों से चर्चाएं होंगी कि इधर नीतीश कुमार जहां सभी अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं, तो उधर बीजेपी ने आखिरकार कौन सा बड़ा गेम कर दिया है। बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, बाबा से चलते हैं, जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरा सा जो टाइटल है उस पर हम अपनी निगाहें दौड़ाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसका डर था वही हुआ। बहुमत से एक रात पहले भाजपा ने कर दिया खेल, नीतीश के लिए आ गई बुरी खबर। चलिए, बाबा जुड़े हमारे साथ। बाबा से पूछते हैं कि बाबा, ये बहुमत के आंकड़े के एक रात पहले आखिरकार भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि नीतीश कुमार की बेचैनी जो है वो बढ़ गई है। देखिए रत्नेश, भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है उन फैसलों में कॉन्फिडेंस बहुत ताजा नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है कि जब 17वीं लोकसभा का समापन हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा था और जितना कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, बातों में नजर आ रहा था, बयानों में नजर आ रहा था, वो साफ बता रहा था कि आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियां वो पूरी कर चुके हैं और अब उसको सिर्फ जमीन पे उतारना है। इसी सिलसिले में आपको पता है कि बिहार में भी नीतीश कुमार को एनडीए में फिर से वापसी कराना और यह वापसी होना और उसे एक्सेप्ट कर लेना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा ही था। अब जो आपको बता देते हैं कि इस रणनीति में हम कई बातों की चर्चा कर रहे थे। हम ये बता रहे थे कि किस तरह से बिहार में जो फ्लोर टेस्ट की बातें चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या होगा। हम बार बार ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल होगा कि सरकार बचाने की जिम्मेवारी उसकी होगी। संपादक नमन मिश्रा जी भी पिछले एक सप्ताह से लगातार यही बातें बोल रहे हैं जी कि हर हाल में कहीं ना कहीं सरकार बचाने की जिम्मेवारी अब नीतीश कुमार की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या क्या त्याग कर सकती है। हालांकि बातें हम करने कहते हैं उसमें त्याग जैसी तो कोई बात है नहीं, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं वो फैसले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एक टेंशन देने वाले जरूर हैं। कहा यह जा रहा था कि बिहार के अलावे अन्य राज्यों में भी नीतीश कुमार को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से राज्यसभा के मेंबरों की घोषणा हुई, लगभग 50 से ज्यादा सीटें खाली हुई थी, जिसमें बिहार की भी 6 सीटें हैं। इन सारी सीटों को लेकर के, उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के और अन्य राज्यों की जो सीटें हैं उसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बीच के रास्ते निकाले गए होंगे उसमें कोई ना कोई फैसला ऐसा हुआ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जब मेंबरों की घोषणा की, अपने सदस्यों की घोषणा की जो राज्यसभा जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 7 लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यह कहा जा रहा था कि इसमें से बिहार को भी एक प्रतिनिधित्व मिलेगा। केसी त्यागी का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां फ्लोर टेस्ट होना है कल, तरफ भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने मेंबरों की घोषणा कर दिया है। ये एक दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन करके कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो 36% जो आंकड़ा था उसको पूरा करने, उसको
फुलफिल करने के लिए दो लोगों को राज्यसभा भेजने का जो फैसला लिया है, दोनों ही अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि 2 दिन पहले भारत लाइव ने एक खबर किया था जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को कौन कौन जाएंगे संभावित उम्मीदवारों में हमने बार बार यह कहा है 33% आरक्षण का जो भारतीय जनता पार्टी ने रेजोल्यूशन पास कराया है उसको फुलफिल करने के लिए बिहार से एक महिला उम्मीदवार का जाना तय है। हमने कई नाम बताए थे, जिसमें उषा विद्यार्थी का नाम भी था। धर्मशिला गुप्ता को लेकर के इसलिए थोड़ा सा संशय था कि उन्हें हाल फिलहाल में ही प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था जी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है वो फैसला काफी कहा जाए तो सराहनीय भी कहा जा सकता है इस दृष्टि से कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर देखें आप तो ये फैसला सराहनीय इसलिए होगा कि 33% महिलाओं को और 36% ईबीसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। इसके मायने आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ भीम सिंह जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं और धर्मशिला गुप्ता जो वैश्य समाज से आती हैं, दोनों अति पिछड़ा से आते हैं और दोनों की अपनी एक अलग पहचान भी है अपने समाज में। चंद्रवंशी समाज का भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले एक ईबीसी के बड़े धड़े में चंद्रवंशी समाज के ये भी हैं। इससे पहले आपको पता चला होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया तो उसमें प्रेम कुमार भी हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार, वो भी चंद्रवंशी समाज से आते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि कोर वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट करने का और जो गैर यादव वोटर हैं और ईबीसी के वोटर जो नाराज चल रहे हैं उन सभी को अपने तरफ लाने के लिए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका नतीजा आपके सामने है जी। बिहार से 2 नाम अनाउंस हुए हैं। मुझे लगता है कि संपादक नमन मिश्रा जी इस पर और विशेष बातें रख सकते हैं। जी बिल्कुल बाबा, जी बिल्कुल, हम नमन मिश्रा सर से पूछेंगे तमाम जो जानकारियां हैं वो जानकारियां लेंगे, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुझे भारत लाइव की खबरों पर मुहर लग रहा है, क्योंकि आपने कुछ ही दिन पहले बताया था कि बिहार से एक महिला का नाम आ सकता है। कई महिलाओं के लिस्ट थे, इन महिलाओं में अब चूंकि जिन महिलाओं के बारे में आपने कहा था वो तो नहीं दिखी हैं, लेकिन बिहार से एक महिला का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार देना ये भविष्य के रूप को भी दर्शाता है कि जो महिला आरक्षण की बात कही जा रही थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या उसका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट देखने को बिहार से मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल। आप समझिए कि ये सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब आप सोच सकते हैं कि 2 सीटों में ही दोनों अति पिछड़ा को दे देना, उसके बाद एक महिला को दे देना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस रास्ते पर निकल पड़ी है जहां आप बिहार में अपने जो सीट 40 सीटें हैं उन 40 सीटों में आपको एनडीए का एक अलग स्वरूप भी देखने को मिल सकता है, जिसमें जातीय समीकरण को बैठाने और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की पूरी तैयारी होगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब से 33% की बात हुई है, आने वाले 2029 के लिए और 2028 के लिए जब परिसीमन की बात होगी और उसके बाद जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात होगी 2026-27 में, तब की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से शुरू कर चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जोड़ाया है कि कितने हमारे मंत्रिमंडल में ओबीसी से है, कितने ईबीसी से है, कितने सवर्ण हैं, कितने दलित हैं। इन सारी बातों को जोड़ाने में वो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रही है कि कितनी महिलाएं हैं ये कहने में। तो इन सारी बातों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उस खाका में फिट करना चाह रही है इस चुनाव से पहले। चलिए, हमारे साथ संपादक नमन मिश्रा सर जुड़ गए हैं। सर, राज्यसभा के 2 उम्मीदवार बिहार से दिए जा चुके हैं, एक महिला है और एक पुरुष है। इसमें सुशील मोदी का सर दूर दूर तक नाम नहीं है। सुशील मोदी का पत्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। तो आखिरकार नीतीश कुमार को क्या बड़ा झटका लग सकता है? उनके मित्र अब नहीं है राज्यसभा के उम्मीदवार। देखिए, नीतीश कुमार जब इधर आए थे तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी जी कि वो ब्रिज मुझे वापस चाहिए, रिश्ते सुधारने हैं, हमेशा ऐसे ही रखना है, तो मुझे मेरा सुशील वापस कर दो। जी। भाजपा ने सुशील मोदी के लिए कौन सी रणनीति तय कर रखी है ये भाजपा जानती है, लेकिन ओवरऑल जो मीडिया परसेप्शन बना था 2020 में, ही याद होगा आपको, मैं वो पहला पत्रकार जिसने कहा था कि सबसे पहले भाजपा ये ब्रिज उड़ाएगी। भाजपा के पास नीतीश से ज्यादा विधायक आ गए हैं। सुशील मोदी जो कि अधीनस्थ एकदम हो जाते हैं नीतीश कुमार के, उनकी छुट्टी होना तय है। सुशील मोदी को प्रमोशन विद डिमोशन दिया गया था, माने बिहार से उनको दिल्ली भेज दिया गया, राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया गया, लेकिन वो प्रमोशन नहीं था, राज्यसभा भेजकर उनको साइडलाइन कर दिया गया था। अब
चूंकि वो ब्रिज टूट चुका है तो उसके मलबे को भी ठिकाने लगा दिया गया। अब राज्यसभा नहीं भेजकर सुशील मोदी को भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार जी को कि आपसे हमारा नेगोशिएशन जो भी होगा वो डायरेक्ट होगा, बीच बीचवा कोई नहीं रहेगा इसमें। सुशील मोदी के बाद आपको याद होगा कि मैंने नीतीश कुमार ने कहा भी था कि सुशील मोदी रहते तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल। इस बार भी सुशील मोदी का नाम खूब चल रहा था डिप्टी सीएम को लेकर, लेकिन एकाएक देखा आपने कि सब कुछ भाजपा ने बदल दिया। और जिस सहजता से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जुड़ गए थे नीतीश कुमार के साथ और आज भी जुड़े हुए हैं, ये एक बात जरूर एहसास कराता है कि भाजपा जब शीर्ष नेतृत्व चाह देगा तो किसी को भी ब्रिज बनना पड़ेगा, किसी को भी नीति से पटरी बैठानी पड़ेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 2 लोगों का, एक्चुअली 14-15 लोगों का हुआ है राज्यसभा, 14 लोगों का हुआ है शायद राज्यसभा भाजपा ने लिस्ट जारी किया, संजय मयूख ने किया लिस्ट जारी बिहार में। तो ये ठीक है, लेकिन इसमें गेम ये है कि दोनों ईबीसी से हैं। आपको याद होगा नमन मिश्रा अपने पंचनामा में जातीय गणना के बाद से लगातार ये बात कह रहा है कि ईबीसी जाति इस बार भाजपा की तरफ भागेगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ईबीसी जातियों को लगता है कि उनकी जनसंख्या कम दिखाई गई है, उन्हें लगता है कि उनके साथ हकमारी जो क्रीमी लेयर है वो करता है, उन्हें लगता है कि आरक्षण के अंदर में एक आरक्षण होना चाहिए, उन्हें लगता है कि आरक्षण का जो वाजिब हक है वो कुछ जातियों को नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मिलना चाहिए। आपको याद होगा इसी कड़ी में कहीं ना कहीं नाराजगी इसी माने समाज से आते हैं सीतामढ़ी के सांसद सुनील पिंटू, उन्होंने ओपन नाराजगी नीतीश कुमार से जाहिर कर दी थी। उसी कड़ी में आप देखेंगे कि पटना में एक बड़े नेता है इस समाज के, एजेपीआर जिनकी पार्टी है, वो भी चंद्रवंशी जी वो भी नाराज हो गए, उन्होंने भी जमकर आंदोलन किया था। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, ईबीसी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और वो भाजपा की तरफ मूव ऑन कर चुका था। अब बदली हुई परिस्थितियों में भाजपा के साथ उसका वोट बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, क्योंकि नीतीश आ गए हैं। जो मेन कारण था इस जाति की नाराजगी का वो नीतीश थे, तो नीतीश आ गए तो ऐसा क्या कि भाजपा भूल गई क्या ईबीसी को? इसीलिए दोनों को ईबीसी से ही दिया गया है। और दूसरी तो महिला है, वो तो महिला जो बिल भाजपा ने लाया है महिला आरक्षण जी, उसको कहीं ना कहीं वो परिचय भी देता है, उसका एग्जाम्पल देता है। आगे चल के भाजपा नीतीश कुमार के पैटर्न पर महिलाओं का वोट बैंक अपने पाले में करना चाहती है। बिल्कुल। तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत भाजपा की वहां होती है। वो एक्टिव भी रही हैं, भाजपा के महिला विंग की अध्यक्ष भी थी। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी उनको जो दी गई अब राज्यसभा बनाकर, तो एक सम्मान दिया गया है महिला को भी और पिछड़ा समाज के एक नेता को भी, अति पिछड़ा के। तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस अरेंजमेंट से झटका तो लगेगा। दोनों जो राज्यसभा के नाम है वो नीतीश कुमार को थोड़े असहज तो करेंगे। मैंने चाहती भाजपा तो कल भी अनाउंस कर सकती थी, इतनी हड़बड़ी नहीं थी आज ही अनाउंस करने की। आज तो यही रात अंतिम रात भारी गाना चल रहा है जी, बिल्कुल। आज तो सब जगह विधायकों को नापा जा रहा है, कोई चाणक्या में, कोई मौर्या में, कोई लालू डेरा पर, कोई हैदराबाद से वापस आ रहा है पटना। ये सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, दर्शकों को एक बात जरूर बोल दूं, तुरंत ही इससे भी बड़ी खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। अंदर जो जहां सब विधायकों को सेट किया जा रहा है, हल्ला यही ना है कि 4 को विधायक गायब हैं, 4 विधायक से संपर्क हो गया है मेरा। मैं आपको एक बहुत इससे भी बड़ी खबर थोड़ी देर में देने जा रहा हूँ, इंतजार कीजिए उस खबर का। चलिए देखिए, तो बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। राजनीतिक घराने में जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के बीच ने भाजपा ने एक बड़ा गेम सेट कर दिया है। बाबा से एक सवाल आखिरी पूछना चाहूंगा, बाबा अगर लाइन पे है तो। जी बाबा, सुशील मोदी का अब होगा क्या? देखिए रमन जी, सुशील मोदी को लेकर के हम लोग 2-3 बातें कर रहे थे। आपको याद होगा कि एक ये भी देखा जा रहा था, जिस तरह से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, तो ये कहा जा रहा था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के चेहरा बनेंगे। अपने आप को संकट मोचक बना दिए थे, सजा तो नहीं मिल रहा है पूरे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में मैं जब एक नेता से, बहुत बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि संभावना तो आपकी भी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिसका पोस्टर और जिसका नाम ऊपर आता है वो सबसे पीछे लाइन में खड़ा रहता है जी। तो इसका मतलब है कि सुशील मोदी का राजनीतिक अवसान हो गया है। वैसे नीतीश कुमार का भी राजनीतिक अवसान हो गया। 2024 के बाद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा, जिनसे मिलने के लिए आज से 3 दिन पहले भारत रत्न मिलने के बाद वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास गए थे,
उनका बड़ी नाम भी लेते हैं, तो इनके लिए भी वो मार्गदर्शक मंडल वाली बात जो है वो नजर आ रही है। सुशील मोदी की उसी में रहे। सर मतलब आप जो लगातार बात कर रहे थे कि संयोजक बना के नीतीश कुमार को सेट कर दिया जाएगा, इसी कड़ी में ये बढ़ रहा है सब कुछ। जी देखिए, चलिए तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।